तीसरे पार्ट के रूप में अपन देख रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का परिणाम। तो आपने सुबह अपन ने देखा था जैसा कि एक क्लास के रूप में कि एलपीजी, तो उसी में से है ये भूमंडलीकरण या इसी को ही कहते हैं वैश्वीकरण। तो ये भूमंडलीकृत विश्व का बढ़ना वो अपन देखेंगे और ऐसे ही ये सारा का सारा इस वीडियो के अंदर अपन चेक करना चाहेंगे और पूरे के पूरे आपके लगभग जितने भी आपके ये इतिहास की चारों किताबें हैं, इस ये एक स्लाइड पूरे होने के बाद दो किताबें पूरी हो जाएगी और इसके बाद दो स्लाइडों के अंदर बाकी वाला सब समेट लेंगे, है ना। तो भूमंडलीकृत विश्व का बढ़ना या वैश्वीकरण, ठीक है। तो सिल्क मार्ग जो चीन के माध्यम से, चीन से जो एक सिल्क के रूप में रेशम जो उत्पादन होता था उसको जिस मार्ग से लेके जाया जाता था उसी को ही आपकी रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कॉरन लॉ से आपका क्या तात्पर्य है? तो भूमंडलीकृत विश्व के दौरान बनने के दौरान मक्का की आयात पर जो एक पाबंदी लगाई गई थी, मक्का के आयात पर जो एक रोक लगाई गई थी, वही कॉरन लॉ नियम था। इसके बाद देखो वैश्वीकरण की भूमिका या फिर भूमंडलीकृत विश्व के बनने में तकनीकी ने काफी ज्यादा हिस्सेदारी निभाई। कैसे? पहले सिर्फ उद्योगों के अंदर या फिर लोगों के हाथों से बनने वाले एक उत्पाद बहुत ही कम थे, लेकिन विश्व का एक वैश्वीकरण के रूप में जुड़ाव के साथ ही नई नई तकनीकियां विकसित हुई जिसके माध्यम से उद्योग संचार के विकसित सारे हुए। इसके बाद में अपन कह सकते हैं सूचना संचार परिवहन की वो सारी उच्च तकनीकों के कारण ही वैश्वीकरण को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिला। फिर फुट्टा, मतलब ऐसा माना जाता था कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, रात को ही बैठे और ऐसे ही लाइन लगा के एक स्केल रखी और स्केल से ऐसे लाइन खींच दी, तो फुट्टा या फिर स्केल या पैमाना, ठीक है, यही होता है। इसके बाद में है आपके स्केल या फिर सॉरी इसके बाद है केप। तो जैसा कि अभी मैंने मॉर्निंग में बताया था, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ जो अफ्रीका बनाया था, जो अफ्रीका का जो मैंने यहाँ जिस हिसाब से अफ्रीका बनाया था उसके लास्ट वाले छोर को ही केप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केप। अफ्रीका का दक्षिणी ध्रुव, इसे ही आपका केप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दास प्रथा। भारत में दास प्रथा बहुत ही ज्यादा पुरानी रही है, रियासती काल में। इसके दौरान दासों को विभिन्न प्रकार से शादियों में एक दहेज के रूप में दिया जाता था, दासियों के रूप में। और इसके अलावा ये दास और दासी महिला और पुरुष दोनों हो सकते थे, ठीक है। इसके बाद है व्यापार अधिशेष। तो व्यापार अधिशेष का मतलब होता है ब्रिटेन में जब भी माल की जरूरत पड़ती थी, कच्चे माल की, तो भारत से वो माल खरीदते थे, लेकिन यहाँ के कच्चे माल को एकदम सस्ते तौर पे खरीद कर वो ब्रिटेन में वापस एकदम मूल्यवान वस्तु बना के भारत में पुनः उन्हीं चीजों को वापस एकदम बहुत ही ज्यादा हाई रेट में बेचते थे। तो इसीलिए भारत और जो ब्रिटेन के मध्य जो व्यापार होता था वो व्यापार अधिशेष की मात्रा में होता था। कैसे? इसमें इंग्लैंड को सबसे ज्यादा फायदा होता था, भारत को नहीं। फिर महायुद्धों के बीच, तो मैंने जैसा कि आपको चर्चा किया था, दो विश्व युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919, ठीक है, और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो दो विश्व युद्ध हुए, उसके बीच पूरे विश्व के देशों की जो है सीमा से संबंधित और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। इसी कारण इसी व्यवस्था को कहा जाता है कि दो युद्धों के बीच दुनिया पूरी तरह से उलझ चुकी थी, ठीक है। फिर युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान, ठीक है। तो कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ बंदोबस्त करने पड़ेंगे, नहीं तो अगला युद्ध हो सकता है। इसीलिए एक ब्रेटन वुड्स नाम की एक संस्थान की स्थापना की गई जो कि 1944 में न्यू हैम्पशायर अमेरिका में की गई। कहाँ? न्यू हैम्पशायर अमेरिका में की गई, ठीक है। और इसके सम्मेलन के दौरान इन्हीं सत्रों के दौरान एक आपकी IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, और इसके बाद में आपकी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों नाम की एक जुड़वा संस्थानों का एक वापस उद्भव हुआ, ठीक है। एक जुड़वा संस्थान के रूप में दोनों संस्थाएं आती है जो कि विश्व में एक युद्धोत्तर बंदोबस्त के रूप में, पूरे युद्ध के रूप में जो स्थितियां खराब हो चुकी थी पूरे विश्व की, उनको सुधारी जाए। इसके बाद देखो यही आया है एक एग्जाम के अंदर, जुड़वा संस्थान के रूप में IMF और विश्व बैंक को कहा जाता है। फिर वीटो का अर्थ ये होता है निषेधाधिकार, मतलब सपोज दैट
कोई मत हो रहा है, उससे संबंधित कुछ वोट दिया जा रहा है, अगर किसी देश के पास वीटो से संबंधित जानकारी है तो उसके लिए स्वीकार और अस्वीकार करने के लिए उसके पास एक शक्ति होती है, उसे उसके पास एक वीटो के रूप में पावर होता है। तो यहाँ कहने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको पता है भारत की जो है वो एक अस्थायी सदस्य के रूप में है और भारत के पास वीटो नाम की कोई शक्ति नहीं है, जिसकी वजह से ये कोई भी जैसे आतंकवाद से संबंधित कोई भी मसला अगर यहाँ कोई होता है तो उससे संबंधित भारत किसी भी प्रकार से कोई एक अपना दाव नहीं रख सकता। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है वीटो का अधिकार। इसके बाद में है आपके वापस चलते हैं। ठीक है, अमेरिका। तो अमेरिका की जो खोज की थी वो की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा। इसके बाद केनाल कॉलोनी। तो केनाल कॉलोनी से आपका तात्पर्य होगा रहवासी कॉलोनी। कैसे? नहरी क्षेत्र, जब जैसे इंदिरा गांधी नहर का उदाहरण ले लो, इंदिरा गांधी नहर जैसे जैसे चल रही है तो उसकी विभिन्न प्रकार की लिफ्ट या फिर नहरें छोटी छोटी निकाली गई है, जिसके माध्यम से वो जिस जिस राज्य में गुजरती है उसकी छोटी छोटी जिलों को, छोटे छोटे क्षेत्रों को जो पानी की सिंचाई के रूप में, पेयजल के रूप में उपलब्ध करवाया जा रहा है, वो इन्हीं के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो उसे ही कहा जाता है केलान कॉलोनियां। उसके पास में जो एक विभिन्न प्रकार के रहवासी रूप में लोग रहते हैं तो उसी को आमतौर पर केनाल कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद आपको पता ही होगा वैसे तो। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है, उपनिवेशवाद का अर्थ होता है जब कोई शक्तिशाली देश किसी निर्बल या फिर कमजोर देश पर अपना शासन कर लेता है तो इसे उस देश के तहत एक उपनिवेश देश कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। अभी हाल की खबरों में 2-4 महीने पहले आपने एक डिजिटल उपनिवेशवाद का एक वर्ड सुना होगा। तो डिजिटल उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक सारी जो युक्तियां यूज कर रहे हो, मोबाइल, कैलकुलेटर, इसके अलावा लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, इन सारी संस्थाओं से संबंधित आप जब भी खरीदते हो उसमें आपका डाटा कोई और यूज करता है। कहने का मतलब है एक टाइम ऐसा आएगा कि इन जो आप डाटा यूज आप करोगे लेकिन आपको कोई और हैंडल कर रहेगा। तो इस प्रकार से ये भी एक होगा। अब जैसा कि जगदीप धनखड़ जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति है उन्होंने बोला कि आज जैसे कि अपन पहले अंग्रेजों के एक उपनिवेश रहे थे, आगे फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। अपन उपनिवेशवाद बन जाएंगे लेकिन डिजिटल रूप से। अपन डिजिटल रूप से किसी देश के उपनिवेश हो जाएंगे। आज की जो अपन जो एक यूज कर रहे हैं सारी की सारी जो एक युक्तियां, ये युक्तियां कोई और यूज करना शुरू हो जाएगा और अपन पे एक दबाव रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ रही है और मैं बहुत ही स्लोली आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश में हूँ। इसके बाद में आपका जो अगला है, ये एक एग्जाम में पूछा गया है कि रिंडरपेस्ट की बीमारी कौन से महाद्वीप में हुई थी? तो एक अफ्रीका महाद्वीप में। आप इसको एक मिलता जुलता याद रखना, प्लेग की बीमारी किससे होती है? तो चूहों से। किससे? चूहों से। इसके बाद कैरिबियाई द्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? ठीक है, तो त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, ये तीनों देश आते हैं। इसके बाद मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम धर्म से संबंधित एक पर्व है जिसे होसे कहा जाता है। तो होसे का अर्थ होता है मुहर्रम के खास जुलूस को एक विशाल मेले का रूप बनाकर, मतलब एक ऐसा कुछ दर्शाया जाता है, उसे ही होशे के नाम से जाना जाता है। फिर महामंदी, महामंदी वही 1929 और 1930 की जो एक महामंदी जिसमें पूरे देश की, पूरे विश्व की जो व्यवस्था एकदम गर्मा गई थी और खाने की, पीने की, सब प्रकार की जो सुविधाएं थी वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुकी थी। तो इसके बहुत से कारण हैं, जिसमें जैसे कि देश में एक युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी थी, जिसकी वजह से एक माने तो आप कमी तो वैसे भी हो रही थी, लेकिन एक विशेष प्रकार से युद्ध ने ऐसी स्थितियों को और ज्यादा टकराव में ला दिया। तो इसीलिए ये महामंदी के मुख्य रूप से कारण हो जाते हैं। फिर ऐसे कारण मैंने आपको पूरे तरीके से 3-4 पढ़ाए हैं। ठीक है, वो आपको याद करने। मैं आपको शॉर्ट तरीके से ये एक बार रिवीजन या फिर आपको पूरी किताब को एक बार रिवीजन कर रहा हूँ कि आखिर आप कौन कौन से वर्ड से परिचित होना चाहते हो आप ना। अब इसके बाद में विनिमय दर। विनिमय दर का मतलब होता है कि यदि किसी देश की विनिमय दर स्थिर अवस्था की होती है तो उसके अंदर सरकार हस्तक्षेप करती है। कौन? सरकार हस्तक्षेप करती है और उसको वापस अस्थिर या फिर लचीली बताने की कोशिश करती है। और जो विनिमय दर एकदम लचीली होती है वो अपने हिसाब से चलती रहती है। तो ये दो प्रकार होते हैं विनिमय
दर के। इसके बाद में अगला आपका है टॉपिक जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग जो जो पहला वर्ड है उसका अर्थ है प्राचीन। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश, जैसा कि आपने देखा होगा संपूर्ण ग्लोब के रूप में पृथ्वी को अगर माने तो ये आपका हो गया भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के पूर्व में, भूमध्य रेखा के पूर्व में आप अगर ऐसा कुछ मानते हो तो यहाँ के जो देश होते हैं, यहाँ के जो देश है उन्हें अपन प्राच्य देश के नाम से जानते हैं। इसके बाद आदि, आदि का मतलब होता है किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था, मतलब आदि मानव बोलता है ना, तो मानव से पहले की अवस्था। उसी तरह एक अगला वर्ड है स्टेपलर, से आपका क्या तात्पर्य या क्या आशय है, तो आपको बताना है रेशों को छांटने वाला। एक जो एक सिल्क या फिर रेशम के जो एक कॉटन के रूप में रेशे होते हैं उनको जो छांटता है उसी व्यक्ति को ही स्टेपलर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में कोर्डिंग, तो ऊन को कटाई के लिए तैयार करने के लिए, कि कटाई के लिए जैसे ही उसमें डाला जाता है उससे पहले जो एक तैयारी करने की एक ऊन को तैयार किया जाता है उसे ही आपकी कोर्डिंग कहा जाता है। इसके बाद में है, ये प्रश्न पूछा गया है विभिन्न प्रकार के बोर्ड में, बिहार बोर्ड एग्जाम में, उत्तर प्रदेश में, मतलब एक 10वीं की बोर्ड के रूप में, कि स्पेनिंग जेली मशीन का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया, तो 1835 में जेम्स हर गिब्स द्वारा। ठीक है। इसके बाद में भारत में मैनचेस्टर का आना, भारत में मैनचेस्टर का आना का मतलब ये है, भारत जो आपको पता है राजस्थान का एक भीलवाड़ा स्थान है जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो उसी प्रकार एक राजस्थान का भी एक क्षेत्र है जिसे अपन मैनचेस्टर कह सकते हैं, वो है कानपुर या फिर कोयम्बटूर, सॉरी कोयम्बटूर है। ठीक है, तो वो है अपना है भारत का एक मैनचेस्टर। ठीक है। इसके बाद में बंगाल में जूट उत्पादन के लिए पहली मिल कब लगी, 1855 में। फिर है द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर ने बोला है कि औद्योगिकरण के माध्यम से और पश्चिमीकरण के माध्यम से ही भारत देश की विकास की दर है वो ऊंची हो सकती है, वरना नहीं। अब ये पूछा जाता है कि सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो एक कच्चे माल के रूप में और इसके अलावा जो भी एक उद्योग के लिए सुलभ जो सुविधाएं होती है वो सुविधाएं मिल गई थी, इसीलिए ही सबसे पहले आपके इंग्लैंड में ही मुख्य रूप से औद्योगिकरण हुआ। तो सबसे पहले औद्योगिकरण किस देश में हुआ, इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी आपकी है लंदन, लंदन है जो कि इंग्लैंड 4 द्वीपों पर बसा हुआ देश है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये डेफिनेशन आ सकती है आदि औद्योगिकरण से, आप क्या समझते हैं, तो वर्तमान में जैसा कि अपन देखते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हो गया था, उससे पहले की स्थिति उद्योगों की क्या थी, उसी को कहा जाता है आदि औद्योगिकरण। इसके बाद फूटर, फूटर से आप क्या समझते हैं, फूटर होता है कपड़े को समेटने वाला वो कांटा जिस पर उसे समेटा जाता है। इसके बाद कपास, कपास को अपन हिंदी में कॉटन बोलते हैं या फिर इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं, इसको अंग्रेज लोग बोलते थे सिंडन, क्या बोलते थे, सिंडन। ओके। इसके बाद में आपका अगला है मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी, 1854। ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद मद्रास में कब लगी आपकी पहली, तो 1874। इसी प्रकार से ये आपका होता है। और फिर आता है जॉबर, तो जॉबर से आपका तात्पर्य क्या है, तो औद्योगिकरण के दौरान जो मिस्त्री या जो सरदार होते थे उन्हें ही जॉबर के नाम से जाना जाता था। फिर फ्लाई शटल, फ्लाई शटल रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार होता था जिसके माध्यम से ये छपाई खाना या फिर आप हो तो एक ऊन को काटा जाता था। अब इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है इस पार्ट से संबंधित कि मद्रास कहाँ है, आप दर्शाइए मैप के अंदर। देखो ये मैप लंबा है, यहाँ दक्षिणी हिस्सा और है, मैंने थोड़ा छोटा किया है क्योंकि अपन को नहीं चाहिए। तो मद्रास यहाँ रहेगा, इसके बाद आपके रहेगा बंबई, ठीक है, ये बंबई रहेगा। मध्य प्रांत, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक है, और बिहार, और ये बंगाल, बंगाल वही पश्चिमी बंगाल। तो ये आपको मुख्य रूप से जो एक क्षेत्र है वो दर्शाने आने जरूरी है, ठीक है, ये आने ही चाहिए। यूरोप के राष्ट्रवाद में फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम वगैरह, इनको मैंने मॉर्निंग में आपको मतलब अगले मिनटों पहले आपको यहाँ चित्र बना के बताया था, जो यूरोप महाद्वीप में जो ये पास के देश हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं एक मैप से रिलेटेड कि मैप में दर्शाओ। इसके बाद
अगला जो टॉपिक है उसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मतलब छापे खाने के विकास के साथ आधुनिक दुनिया में कौन कौन से और किस किस प्रकार से परिवर्तन हुए। तो कुशल ऋषि से शब्द से आपका क्या शब्द होता है, क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है सुलेखन, बड़ा अच्छा लेखन होता है, उसे ही अपना कुशल ऋषि कहा जाता है। फिर जापान की सबसे पुरानी पुस्तक क्या थी, उसका क्या नाम है, डायमंड। क्या नाम है, डायमंड। डायमंड मतलब, ठीक है, डायमंड, डायमंड हीरा, ठीक है, वही। फिर वेलम शब्द से आपका क्या तात्पर्य है, तो जानवरों की चमड़े से बने सतह को जिस पर छापा जाता था। फिर प्लेटेन, तो प्लेटन का अर्थ होता है लेटर प्रेस छपाई में से एक, मतलब लेटर प्रेस छपाई के दौरान जब की जाती थी उसमें एक प्लेटेन नाम का एक यंत्र हुआ करता था। फिर कंपोजिटर, कंपोजिटर का अर्थ होता है छपाई के लिए कंपोज करने वाला, वो व्यक्ति जो छपाई के लिए सारी चीजों को एकदम व्यवस्थित तरीके से कंपोज करता है, उसे ही कंपोजिटर कहा जाता है। फिर गेली, गेली का होता है एक धातु फ्रेम, मतलब अलग अलग लोहे का, इस्पात का, एल्यूमिनियम का, जो एक विशेष प्रकार का होता है, एक फ्रेम होता है, उसे ही गेली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है प्रोटेस्ट धर्म सुधार, तो रोमन धर्म सुधारों के अंतर्गत होते हैं, जिन्हें उन्हीं को ही प्रोटेस्ट धर्म सुधारक के नाम से जाना जाता है। जैसे मार्टिन लूथर को एक रोमन धर्म सुधार के रूप में माना जाता है। इसके बाद एनकिविजेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है वी धर्मों की पहचान, मतलब जो धर्म के इतर या धर्म के विपरीत जो जाता है उनकी पहचान करना तथा उन्हें सजा देना। इसके बाद पंचांग, तो पंचांग आपको पता ही होगा, चंद्रमा, ग्रहण वगैरह, नक्षत्र वगैरह, इसके अलावा ज्वार भाटा, मतलब चंद्रमा की जो आकर्षण रूप में जो क्रियाएं होती है उन्हीं का जहां वर्णन किया जाता है उसे ही अपन अपने बोलचाल की भाषा में पंचांग कहते हैं। इसके बाद चैपबुक, चैपबुक का अर्थ ये होता है कोई जैसे बड़ी कोई रामायण या फिर महाभारत हो, उसका एक छोटा सा रूप, एक छोटी सी किताब के रूप में एक गुटका होता है, उसे ही चैपबुक के नाम से जानते हैं। फिर मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को कैसे प्रभावित किया, कैसे भूमिका निभाई, आपको पता ही होगा। एक लोगों को या फिर एक अनपढ़ लोगों को या असाक्षर लोगों को उनको वापस इस चीज से या फिर युद्ध से वाकिफ करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के माध्यम से और पोस्टर विमोचन द्वारा और इसके अलावा आए दिन आने वाली खबरों के माध्यम से उन्हें एक जागरूक बनाया गया। और इसके बाद इसीलिए ये फ्रांसीसी क्रांति में मुद्रण संस्कृति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, इसके बाद पांडुलिपियां, पांडुलिपियों का अर्थ होता है हाथ से लिखी गई सारे वो छोटे छोटे ग्रंथ होते हैं, उसे ही अपन पांडुलिपियां कहा जाता है। जैसे पहले ताम्र पत्र वगैरह या फिर पत्रों पे जो लिखा जाता था हाथों के द्वारा, उसे ही पांडुलिपियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारत में छपाई, तो भारत में जो सबसे पहले छपाई या रंगाई जो प्रिंटिंग प्रेस के रूप में आई वो 16वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई। भारत में पता है आपको, पुर्तगाली आते हैं, पहले डच आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, अंग्रेज आते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार की जो एक कंपनियों के रूप में आते हैं और भारत के दौरान एक शासन के दौरान शासन करते हैं और शासन के दौरान कुछ ऐसी चीजें लेके आते हैं जैसे तंबाकू। तंबाकू भारत की पैदावार थोड़ी है, तंबाकू एक पुर्तगाली द्वारा लाया गया है जो भारत के द्वारा एक आज आम तौर पर यूज किया जाता है। इसके बाद जो चाय आजकल अपन यूज कर रहे हैं ये भी कौन लाया, अंग्रेज लाया, लेकिन अपन उसके आदी हो चुके हैं। तो यही होते हैं जो अंग्रेज भारत पे आए अलग अलग टाइम पे, डच, डेनिश, पुर्तगाली, ब्रिटिश, ये अलग अलग क्रम में आए। इसे ही ये आपका एक आधुनिक भारत में एक टॉपिक है जिसका नाम है यूरोपीय, यूरोप में विदेशियों का आगमन, मतलब यूरोपियों का भारत में आगमन से संबंधित लिया जाता है, कौन कौन आए और अपना शासन करके गए। इसके बाद उल्मा शब्द से आपका क्या तात्पर्य है, उल्मा शब्द से आपका क्या तात्पर्य है, उल्मा शब्द से आपका तात्पर्य होता है इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान, जो ऐसे विद्वान जो मुस्लिम धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण होते हैं वही ये आपके उल्मा के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में आपका अगला है फतवा जारी करना। तो फतवा जारी करना क्या होता है, निश्चय या असमंजस की स्थिति में, एक ऐसी स्थिति होती है जब सारी की सारी व्यवस्था अपने खिलाफ होती है, उस दौरान एक विशेष प्रकार का फतवा जारी करके उस स्थिति से निपटा जाता है, तो इसे ही अनिश्चय या असमंजस की स्थिति कहा जाता है। इसके बाद मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया, तो आपको पता ही है जब पुराने समय में अपने घरों के अंदर लड़की को जन्म देना भी पाप होता था,
ऐसा माना जाता था, ठीक है। उनको जन्म से पहले तो मार दिया जाता था। इसके अलावा सपोज दैट भूल से भी जन्म हो जाता था तो उन्हें एक गला घोट के या रेत के मार दिया जाता था। तो इसका बहुत से जैसे कन्या भ्रूण हत्या के रूप में आधुनिक तरीकों से इसका गलत यूज होता था। तो एक मुद्रण संस्कृति ने एक छापे खाने के माध्यम से छोटे छोटे गुटकों के रूप में, गुटके मतलब चैपबुक, गुटकों के रूप में महिलाओं ने घर पे बैठ बैठ के पढ़ाई करना शुरू किया। तो जिस प्रकार से वो महिलाएं पूरी तरह से जागरूक हो गई। अब आपको पता चल ही गया होगा एक छापे खाने के माध्यम से वो छोटे से छोटे एकदम सस्ते सस्ते जो चीजें है घर में फेरी देने आता था, फेरी वालों से वो किताबें ले लेती थी महिलाएं और पढ़ना शुरू कर देती थी। अब आप बताओ जिस प्रकार महिलाओं ने इस मुद्रण का तरीका यूज किया है शायद ही किसी और के फायदे में हो। आ रहा समझ में आपको मेरी बातें? ठीक है, वैसे मैं नॉर्मल वे में बोल रहा हूँ, कोई खास नहीं बोल रहा हूँ। इसके अलावा अगला है एक गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक है। क्या है? गुलामगिरी नाम से। तो हमारे एक महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, ठीक है, जिनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले है। तो उन्होंने ही एक मुख्य रूप से गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया, उसे लिखी, ठीक है। तो ये सब छापे खाने के अंतर्गत आता है। आपको यही याद रखना है, स्पेनजेनिंग मशीन से संबंधित और गुटेनबर्ग से संबंधित छापे खाने का सारा और महिलाओं पे प्रभाव और